नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर में डकैती करने वाले महापापियों को फांसी की सजा दिलवाकर ही दम लेंगे। यही भगवान राम का आदेश है और हमारा धर्म है। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्षी शोर बढ़ता जा रहा है। सपा के बाद आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमलावर है। अब अरविंद केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चलाकर बीजेपी सरकार को घेरने और यूपी समेत पूरे देश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया और बीजेपी सरकार पर जमकर तीर चलाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के। जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही। मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई इस पे तो जांच ही नहीं चल रही। चढ़ावे के चोरी को लेके कुछ एक छोटी मोटी जांच, एक फर्जी एसआईटी बना दी गई, एक फर्जी एफआईआर पर लिख दी गई। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूरा का पूरा ढांचा डकैतों और चोरों को बचाने में लगा हुआ है और सभी राम भक्तों ने यह शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद अखिलेश से लेकर कांग्रेस के दिग्गजों तक ने सरकार को घेरा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए केजरीवाल ने अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन किए और बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। अब केजरीवाल ने एक्स पर दो टूक लिख दिया है कि श्री राम मंदिर में डकैती करने वाले महापापियों को फांसी की सजा दिलवाकर ही दम लेंगे। यही भगवान राम का आदेश है और हमारा धर्म है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताकर घेर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि केजरीवाल के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन एक राजनीतिक छल से ज्यादा कुछ नहीं है। केजरीवाल साहब नौटंकीबाज हिंदू हैं, राजनीतिक हिंदू हैं। जब जब परेशानी में आते हैं तब तब इन्हें राम याद आते हैं। देश में जो हालात इनको चुनावी हालात दिखाई देते हैं, वेस्ट बंगाल में, असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार आई है, तो अब इनको डर लगने लगा है कि पंजाब के चुनाव में भी कहीं ऐसी ये हार ना हो जाए। तो ये नौटंकी इनकी फिर शुरू हुई है। चढ़ावा चोरी पर जहां एसआईटी का एक्शन जारी है, वहीं सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही। कुल मिलाकर कहा जाए तो हस्ताक्षर अभियान के जरिए केजरीवाल चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यूपी में केजरीवाल को इसका कितना फायदा मिलता है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से पूर्व गृह मंत्री और चर्चित नेता नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से टिकट के दावेदार थे। उनके बारे में माना जा रहा था कि टिकट मिलना तय है, लेकिन जब आशुतोष तिवारी को मौका मिला तो हर कोई हैरान रह गया। आमतौर पर बीजेपी में किसी भी फैसले को अनुशासन के साथ स्वीकार करने की परंपरा रही है, लेकिन दतिया में ऐसा नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ऐसे भड़के कि हाईवे पर उतर आए। 15 घंटे तक जाम लगा रहा और उसका असर 4 जिलों तक दिखाई दिया। सड़क पर खूब नारेबाजी हुई। इसी विवाद में राज्य में एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से पूर्व गृह मंत्री और चर्चित नेता नरोत्तम मिश्रा भाजपा से टिकट के दावेदार थे। उनके बारे में माना जा रहा था कि टिकट मिलना तय है, लेकिन जब आशुतोष तिवारी को मौका मिला तो हर कोई हैरान रह गया। आमतौर पर बीजेपी में किसी भी फैसले को अनुशासन के साथ स्वीकार करने की परंपरा रही है, लेकिन दतिया में ऐसा नहीं हुआ।
नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ऐसे भड़के कि हाईवे पर उतर आए। 15 घंटे तक जाम लगा रहा और उसका असर 4 जिलों तक दिखा। सड़क पर खूब नारेबाजी हुई। इस विवाद ने राज्य में एक बार फिर सियासत को गरमा दिया। कांग्रेस ने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में घनश्याम सिंह को आशुतोष तिवारी के सामने उतारा है। घनश्याम सिंह के उम्मीदवार बनने पर खुशी का माहौल है। विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये पूरी तरह से इंसाफ है। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनाती है, बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। ऐसी अच्छी सबसे पुरानी पार्टी देखिए, कहावत है कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ईश्वर ने न्याय कर दिया है। जिस प्रकार कमलनाथ जी की सरकार 23 विधायक कांग्रेस के खरीद कर और सरकार गिराई थी, उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका जो थी वो नरोत्तम मिश्रा जी की थी। तो आज ईश्वर ने न्याय कर दिया है। देखो, हमको तो बीजेपी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन ईश्वर के यहाँ से आज न्याय हुआ। खुशी इस बात की है कि इंसाफ हो गया है और जो करनी उनने की थी उनकी सजा उनको मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें कांग्रेस किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दे, ये ठीक नहीं, पर हम 500% चुनाव जीतेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। जबरदस्ती विधायक की सदस्यता रद्द कराओगे, हैं? तो जैसी करोगे वैसी भरोगे, भरो। तो ये चीज अब सामने आ गई है कि बीजेपी में भी एक बहुत बड़े रूप में आंतरिक विरोध सामने आ गया है। विरोध सिलेक्शन का भी दिख रहा है और हो सकता है ये विरोध का कुछ ना कुछ कारण स्टेट में जो आपस में जो पटती नहीं लोगों की, वो भी हो सकता है। हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल मिश्रा की सीएम मोहन यादव और वरिष्ठ नेताओं संग मीटिंग हुई, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए आशुतोष तिवारी को अपना समर्थन दे दिया है। साथ ही पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की भी बात कही। ऐसा अपन को लगता है कि एंड टाइम पे बदला हो सकता है, पहले से मन में हो। सर, मगर आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर एक ओहदा है आपका, आप काफी तैयारी कर रहे थे, बी फॉर्म तक ये भी तैयारी पार्टी की होती है, पार्टी की तैयारी कर रहे थे, अब अगले प्रत्याशी के काम आएगी। सर, क्या ये बात सत्य है कि आपने बी फॉर्म खरीद लिया था? जी, फार्म खरीद लिया था, बी था क्या ये था ये नहीं पता मुझे। सर, तैयारी भी आपकी जोर शोरों से चल रही है। उसके बाद वो तैयारी आशुतोष भाई साहब के काम आएगी। सर, आगे अब क्या रणनीति रहने वाली है? आगे पार्टी का काम करने की रणनीति है, प्रचार करने की रणनीति है। आशुतोष तिवारी के साथ में बिल्कुल पूरी तरह मनसा वाचा कर्मणा नामांकन फॉर्म साथ में। वहीं दूसरी ओर आशुतोष तिवारी ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर कहा कि सब वरिष्ठ हैं और पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, स्वाभाविक रूप से उनका आशीर्वाद भी सब साथ में रहेगा, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है सोचने जैसा कुछ। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में दतिया के जिलाध्यक्ष समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने इस्तीफा दे दिए थे। हाईकमान का कहना है कि ये इस्तीफे स्वीकार नहीं होंगे और इस तरह मसला शांत हो गया है। लेकिन नरोत्तम यदि नरम पड़े हैं और पार्टी के फैसले को अपने ही हित में बता रहे हैं तो इसकी भी एक वजह है। जानकार मानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा भले ही बहुत चर्चित नेता हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2023 में वो राजेंद्र भारती के मुकाबले चुनाव हार गए थे। उनकी ये पराजय तब हुई थी जब शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की लहर दिखी थी। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की हार ने सभी को चौंकाया था। महिला सुरक्षा पर एक बार फिर मान सरकार सवालों के घेरे में है। श्वेता जिंदल केस में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। पटियाला की अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी और अन्य आरोपियों को बीएनएस की धारा 223 के तहत समन जारी किया है। तो वहीं श्वेता जिंदल को कोर्ट से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। सवाल यही है कि आखिर अब तक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पर एक्शन क्यों नहीं लिया। की मान सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन हर बार उसकी पोल खुल जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरे राज्यों की सरकारों को जमकर घेरते हैं, कोसते हैं, लेकिन शायद अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन पीड़ितों को इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। पंजाब पुलिस सुनती तक नहीं है।
हम बात कर रहे हैं श्वेता जिंदल केस की, जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी को झटका लगा है। पटियाला की अदालत ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी और अन्य आरोपियों को बीएनएस की धारा 223 के तहत समन जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पर पीड़िता पर अत्याचार और गलत तरीके से छूने की कोशिश करने का आरोप है। अब आपको पीड़िता की जुबानी वो गवाही सुनाते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने और इनके बेटे ने और बाकी और मेंबर्स ने, इन्होंने मेरे साथ बहुत बैड टच करने की कोशिश करी, जुल्म करने की कोशिश करी। तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई क्योंकि ये लोग बड़े पावरफुल थे। इन्होंने मुझे धमकियां दी कि अगर आप कहीं भी आवाज उठाओगे आपके परिवार को मार देंगे। पीड़िता साफ साफ बता रही है कि उसने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैंने इनका दफ्तर छोड़ दिया जाना कि चलो इनका दफ्तर मत जाओ, जो ये इनका जुल्म बढ़ चुका है, मेरी सहन की शक्ति रही नहीं थी। तो इसके बाद भी इनकी हरकतें बंद नहीं हुई। कॉन्टिन्यूसली इन्होंने मेरे को जबरदस्ती कभी अपने घर पे बुलाया, कभी दफ्तर में बुलाया। तो मैंने फिर हार के अपना पुलिस में भी कंप्लेंट की, बट वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने अपना कोर्ट का दरवाजा खटकाया। तो अब मानयोग जो सीजीएम कोर्ट है, उन्होंने डॉक्टर बलबीर सिंह, आम आदमी पार्टी डॉक्टर बलबीर सिंह के बेटे राहुल सैनी और 3 और लोगों के कल सम्मन जारी करे हैं और इन्हें 20/7/2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। पीड़िता के बयान से यही समझ आता है कि मान सरकार की पुलिस पीड़ितों की सुनती नहीं है। अब पीड़िता को कोर्ट से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं इंसाफ की उम्मीद रखती हूँ क्योंकि एक जो कोर्ट होते हैं सर, वो हर एक बंदा, क्योंकि ये लोग बड़े पावरफुल हैं, सारी पुलिस वगैरह इनके अंडर है। तो एक सिर्फ आम आदमी जो भी है इस टाइम, वो कोर्ट पे ही से ही उम्मीद रखता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो न्यायालय है उधर सर कोई भी, मैं समझती हूँ राजा और रंक सभी बराबर है, तो वहां पे मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं यही माननीय कोर्ट से यही उम्मीद करती हूँ सर। पीड़िता की सबसे बड़ी गवाही के बाद मान सरकार सवालों में घिर गई है। सवाल ये कि आखिर अब तक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को क्यों नहीं हटाया? क्या महिला सुरक्षा पर दावा हवा हवाई है? श्वेता जिंदल को इंसाफ दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आए सीएम मान? क्या मुख्यमंत्री मान डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ खड़े हैं? बैड टच करने वालों से डरती है मान सरकार? फिर से पंजाब की सत्ता में आने का दावा और सपना देख रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके राज में पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। पंजाब पुलिस पीड़ितों के बजाय रसूखदारों को क्यों सुनती है? अब देखना होगा कि श्वेता जिंदल केस में आगे क्या होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हजरत बल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में, जिसमें उन्होंने भरे मंच से बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली, साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने सीएम अब्दुल्ला को चुनौती देते हुए कहा है कि या तो सबूत पेश करो या फिर माफी मांगो। विपक्ष बीजेपी पर पैसे देकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी को तोड़ने और विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का आरोप लगाता रहता है। और विपक्ष उदाहरण के नाम पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र की शिवसेना ठाकरे गुट का नाम लेता है। वहीं अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हजरत बल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भरे मंच से बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ना चाहती है। उन्होंने मंच से दावा किया कि जम्मू के उनके एक विधायक को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और बीजेपी नेता के जरिए 20 से 30 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ सूबे का पुराना दर्जा वापस दिलाने का भरोसा दिया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, पहले वो आप सुनिए। क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज
जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आप हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उमर अब्दुल्ला के बयान ने देश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया। विपक्षी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने से पहले ही विपक्ष के खेमे में नाराजगी और गुस्सा है। ऐसे में सीएम अब्दुल्ला के बयान का हवाला देते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने खुलकर बीजेपी पर हमला किया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी तो यही करती है, केवल पैसे का दुरुपयोग ही वो कर रही है। मुझे एक बात बताइए, चीफ उमर अब्दुल्ला साहब जो है कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है और कल उन्होंने स्टेज पे ये बात कही है। जब कोई जिम्मेदार आदमी स्टेज पे कोई बात कहता है तो जरूर उसके जो है वो प्रूफ भी होते हैं। लिहाजा जो उन्होंने बात की है जिम्मेदारी से की है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है केंद्र में और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार यही प्रयास है कि कहीं भी जहां भी जिन राज्यों में भी विपक्ष की सरकार है उसको गिराया जाए। भले ही वो चुनी हुई सरकार है, उसको पब्लिक मैंडेट मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं है और अगर उनका लोकतंत्र में विश्वास होता तो वो चुनी हुई सरकार को गिराने का काम नहीं करते। So this modus operandi of BJP of shopping of MLAs, of buying MLAs, whether it is by blackmailing or by making huge offerings, this has been continuing for past many years. Now after the delimitation attempt by BJP government failed in Lok Sabha in the last session, they are into this aggressively. We are seeing that in Assam, in West Bengal, we are seeing it in Assam, we are seeing it in Maharashtra, we saw that in Punjab, now we are seeing again seeing in Kashmir. So देखिए, ये इन लोगों को आदत पड़ गई है। कई जगह इन लोगों ने सरकारें गिरा दी, कई जगह इन लोगों ने सरकारें चुरा ली, कई जगह सरकारों के अंदर दो फाड़ कर दी और ये लोग सत्ता के अंदर आ गए। अब भी जिस प्रकार से ये पैसे का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि आज सत्ता के अंदर आने के बाद में इतने अहंकारी ये लोग हो गए कि जो मर्जी जिसको खरीद रहे हैं। जनता जिस एमपी या एमएलए को वोट देती है, वो जिस पार्टी को वोट देती है, वो चुनने के बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो ये ऐसा क्या हो रहा है? क्यों ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दरकिनार कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दरकिनार क्या, उसको समाप्त ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो महाराष्ट्र से शुरुआत की खरीद फरोख्त करने की, जहाँ पे एमएलएज नहीं मानते हैं, इनको घोड़े माना जाता है जिनको खरीदा बेचा जा सकता है। इस तरीके के माहौल बना दिए हैं कि धन बल से, सत्ता बल से, ईडी बल से, आईटी बल से, सीबीआई बल से, बाकी सारे जो भी बल हैं, इलेक्शन कमीशन के बल से, सबका इस्तेमाल कर कर अपनी सरकार बनाने में लगे रहते हैं। हालांकि एनडीए के लिए सीएम अब्दुल्ला का यह बयान किसी तीर से कम नहीं था। जाहिर है कि एनडीए में अब्दुल्ला के बयान ने खलबली मचा दी है। बीजेपी नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर आपके पास इसका कोई सबूत है तो पेश करें, वरना झूठे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा
वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। उमर अब्दुल्ला को मेरा खुला चैलेंज, अगर आपका कोई सबूत है इन बातों का तो उसको पेश करिए, अन्यथा डिफेमेशन केस फेस करिए। इसमें कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। जो डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, वो विधायक डबल इंजन की सरकार में उनके साथ जाना चाहते हैं। इसमें कहाँ दो राय है। सब जगह पर जहाँ विकास आपस में मिल्लत प्रेम है, वहाँ के विधायक, वहाँ के एमपी सरकार के साथ रहना चाहती है, जाना चाहती है। कि इन आरोपों का ना कोई आधार है, ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, ना वास्तविकता से कोई संबंध है। उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू कश्मीर का जनादेश मिला है, आप जम्मू कश्मीर के लिए काम करिए। अनर्गल राजनीति, धरना प्रदर्शन करना, यदि आप अपनी शक्तियों को एकाग्र करके जम्मू कश्मीर की चिंता करेंगे, जम्मू कश्मीर की आधारभूत ढांचा विकास की चिंता करेंगे, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी उनके एक भी विधायक को तोड़ नहीं पाई, इसलिए केंद्र सरकार को उनकी शराफत या शांति को कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मामला सामने आने के बाद सूबे की सियासत में एक बार फिर भारी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। सीएम अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कई सालों से केवल हमसे वादा कर रहे हैं, लेकिन अब हमें राज्य का दर्जा चाहिए। ऐसे में राज्य के दर्जे की मांग और सीएम अब्दुल्ला के बीजेपी पर आरोपों ने देश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला के बयान से सियासी पारा हाई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।